Okay, so welcome to the fourth lecture of your C programming language lecture series. In last three classes, we already discussed about basics of the C programming language and your data types, variables, and all these things. In today's class, we'll be discussing about scope of variable, type conversion, that means how to convert from one data type to another data type, why there is a requirement of type conversions. In today's class, we'll be discussing all these things. Then in the in the last part of your class, we'll be discussing some of the fundamental questions which we discussed, the topic we discussed earlier. So definitely you all are going to enjoy this. So let us start. What do you mean? These are the outline of your today's topic. What is the scope, qualifiers, and typecasting, and all these things. So coming to the topic, scope of variable. What do you mean by scope of a variable? That means how long the variable is going to be active. That is called a scope of variable. So whenever we declare a variable, that particular variable is active for a limited period of time. So we need to identify that how long it is active and where can we access. Okay, so let us start that. So this is your header. This is your a simple program where we are just declaring two variables a and b. So basically every variable is active for a period of time depends upon whether it is a local variable or a global variable. The term local means it is defined within a block. So where the terms block come, that is within a, this is your main function, this starting brace and curly ending curly brace, this is one block. अगर हम एक वेरिएबल को इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं तो जैसे ही इसका स्कोप स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ब्रेस स्टार्ट होते ही इसका स्कोप स्टार्ट होता है, क्लोजिंग ब्रेस ये एंड होते ही इसका स्कोप एंड हो जाता है. दैट मीन्स इसके बाद हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इस वेरिएबल को वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर सकते. सिमिलरली मेन फंक्शंस के अंदर आप डिफरेंट ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो. तो जस्ट एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं. यहाँ पे सिंपली हम क्या किए हैं, मेन फंक्शन हम लिखे हैं. इस मेन फंक्शन के अंदर आपका ये डिक्लेरेशन सेक्शन आता है. सो डिक्लेरेशन सेक्शन में हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, दैट इज ए एंड बी, और हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ए को 10 एंड बी को 20. सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है ना. तो अगर हम इसी चीज को एक ऐसे ब्लॉक क्रिएट कर देंगे और इस ब्लॉक, दैट मीन्स हमने ब्लॉक क्रिएट किया, मतलब ये वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन हो रहा है, तो यहां से इसका स्कोप स्टार्ट होता है और यहां से इसका स्कोप एंड होता है. अगर हम इस कर्ली ब्रेसेस के बाद प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर इस कर्ली ब्रेसेस को मैं इसको हटा के यहाँ लिख देती हूँ और यहाँ पे एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिखूंगी टू प्रिंट द सेम value of a and b, that is value of a equals to percentile d and b equals to percentile d. So this percentile d are format specifier which I am using for integer. Okay, so for every data type we have certain format specifier जो हमें बताता है कि वो कौन सा वैल्यू हम वेरिएबल के अंदर स्टोर है. Okay, so what is the format of value that is stored in a particular variable? तो इसमें क्या है, अगर हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे, सो दिस इज योर प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट. तो हमने एक ब्लॉक के अंदर a को 10 लिया है, b को 20 लिया है. अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा a 10 b 20. बट जैसे ही इसका स्कोप एंड हुआ, जैसे ही इसका कर्ली ब्रेस एंड हुआ,
तो उसके बाद अगर हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं ए एंड बी को, तो ये हमें वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहीं पे ही ये खत्म हो गया। जो वैल्यू ए है और बी है, ये वेरिएबल यहीं पे ही वो खत्म हो गया, तो हम इसको इसके बाहर कैसे एक्सेस करेंगे। सो इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्कोप का प्रोग्राम है, ऑलरेडी मैंने लिख रखा है प्रोग्राम को, या फिर सिंपल सी मैं क्या अगर यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ जो हमने लिखा है, इसको जस्ट मैं मॉडिफाई कर लेती हूँ। दिस इज पूरा का पूरा, मैं इसको हटा देती हूँ सो दैट आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल मेन फंक्शन है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ इंटीजर ए, और उसको मैंने वैल्यू दिया है 10। एक और वेरिएबल ले रही हूँ बी, इसको मैंने वैल्यू दिया है 20। अब मैं यहाँ पे ए और बी का वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ थ्रू प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ पे डीप सी में आपको वो अलाइनमेंट की मतलब सही से अलाइनमेंट करना पड़ेगा, तो नहीं तो वो दिक्कत आती है, कंपाइलर एरर। तो ये ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसी इंडेंटेशन की आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने डिक्लेयर किया और प्रिंट किया, तो इसके अंदर वो तो वैल्यू दे देगा, बट जब भी हम इसको बाहर प्रिंट करा रहे हैं, that is a equal to percentile d and b equal to percentile d, मतलब मैं a b को बाहर प्रिंट करा रही हूँ। सो आप इसको सेव कर सकते हो, that is scope न्यू, मैं एक अपने हिसाब से नाम दे रही हूँ, इसको मैं सी प्रोग्राम के साथ सेव कर रही हूँ ना। अब इसको मैंने एग्जीक्यूट करने के ट्राई कर रही हूँ, कंपाइल किया मैंने। अब यहाँ पे देख सकते हो एरर आ रही है, B इज अनडिक्लेयर्ड, A इज अनडिक्लेयर्ड। इसीलिए अनडिक्लेयर्ड दिखा रहा है क्योंकि हमने एक ब्लॉक के अंदर उसको डिक्लेयर किया, एक ब्लॉक के अंदर हमने उसको यूज किया, ठीक है ना। बट हम उस ब्लॉक के अंदर उस स्कोप से बाहर जाके हम इसको यहाँ प्रिंट कराना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू A और B को यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो कि वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमें दिखा रहा है B इज अनडिक्लेयर, A इज अनडिक्लेयर। बट अगर मैं इसको यहाँ पे इंटीजर a इक्वल टू 30, देन b इक्वल्स टू 40, एक और वेरिएबल लूंगी, देन अगर मैं प्रिंट करूंगी तो ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा। भले ही हमने दो वेरिएबल का सेम नाम यहाँ पे लिया है, बट ये क्या करेगा, दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेंगे। तो ये जो ए बी है, इसका स्कोप है मेन फंक्शन के अंदर, दैट मीन्स इसका स्कोप यहाँ स्टार्ट होके यहाँ एंड होता है। तो ये जो ए बी है ये लोकल टू द मेन फंक्शन, और ये जो ए बी है ये लोकल टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। ओके, सो जब हम ये ए बी को, फर्स्ट ए बी जो कि लोकल टू द मेन है, इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं ये स्टेटमेंट में, तो ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा 30 40। जब हम यहाँ पे ए एंड बी प्रिंट करा रहे हैं, दैट विल गिव यू 10 20। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे देखो, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20, जो कि इनर ब्लॉक के अंदर हमने डिक्लेयर किया था और उसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं। जब हम आउटर ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया था, दैट इज आउटर, ये जो इस ब्लॉक से बाहर हमने इसको डिक्लेयर किया है, दैट इज इंटीजर इक्वल टू 30 इक्वल टू 40, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए ये आउटर है, तो इसीलिए ये 30 40 यहाँ प्रिंट कर रहा है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर हाँ है तो चैट बॉक्स में बता दो सब लोग। Then comes your topic, global variable. Global variable मतलब this is not limited to a particular block. This is global by nature. That means इस केस में क्या होता है कि
क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल में, ये कोई पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं होगा, देन कहाँ पे हम उसको डिक्लेयर और डिफाइन करेंगे, मेन फंक्शन के ऊपर। जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोग्राम डिस्कस किया था, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोग्राम, देन उसमें हम लोगों ने देखा था कौन कौन से सेक्शन होते हैं। डिक्लेरेशन सेक्शन, इसमें डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, देन प्री प्रोसेसिंग सेक्शन होता है, फॉलोड बाय ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन होता था, देन योर मेन प्रोग्राम। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं कोई भी वेरिएबल को, जैसे कि ये यहाँ पे स्कोप के अंदर डिफाइन किया है, अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूं लाइक इंटीजर m इक्वल टू 50, n इक्वल टू 60, दैट मीन्स ये जो m और n वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, ये कोई स्कोप के अंदर नहीं है, कोई पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर नहीं है। तो ये जो m और n का वैल्यू होगा, आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। दैट मीन्स अगर हम प्रिंट ऑफ यहाँ पे करेंगे, m और n प्रिंट करेंगे, तो भी वो 50-60 प्रोवाइड करेगा। अगर हम इस स्कोप के बाहर प्रिंट करेंगे तो भी वो 50-60 प्रिंट करेगा। अगर हम इस पर्टिकुलर मेन ब्लॉक के अंदर प्रिंट ना करके बाहर एक और ब्लॉक क्रिएट करके प्रिंट करेंगे तो भी वो 50-60 दिखाएगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हेडर फाइल के बाद एक और वेरिएबल, दो और वेरिएबल ले रही हूँ, इंटीजर m इक्वल्स टू 50 कॉमा n इक्वल्स टू 60। ओके, सो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि मैं एयरफोर्स एरिया में रहती हूँ तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। तो अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराना चाह रही हूँ m n को। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू परसेंटाइल d, वैल्यू ऑफ n इक्वल टू परसेंटाइल d। तो यहाँ पे मैं m n को प्रिंट करा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी हम उसी स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो हम देखना चाह रहे हैं कि ये इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्लॉक एक्सेस हो रहा है कि नहीं। सॉरी, एवरी स्टेटमेंट शुड एंड विद सेमीकोलन, तो आपको थोड़ा सा सिंटैक्स का ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे m और n मैंने डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया है, एंड इनर ब्लॉक में मैं उसको प्रिंट कराना चाह रही हूँ। सो ज्यादा सही रहेगा अगर मैं इसको दे दूं वैल्यू ऑफ m इन इनर ब्लॉक, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए कि मैं कहाँ प्रिंट करा रही हूँ। सो आपको जब इनर ब्लॉक में दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा यहाँ m और n प्रिंट कर रही हूँ, और जब यहाँ पे सिंपली वैल्यू ऑफ m दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ में प्रिंट करो। तो ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा, मेन से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 40। तो a और b एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा लोकेशन। ओके, तो इसके लिए देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो a और b ऐसे दो लोकेशंस क्रिएट होंगे। ओके, और m और n जो लोकेशन क्रिएट होंगे ये ग्लोबल लोकेशन क्रिएट होंगे। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये सारे ब्लॉक को एक्सेस हो पाएगा। सो इनिशियली a का वैल्यू हमने लिया है 40 से 1020 आई थिंक लिया है हमने इनिशियली, नहीं, a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 40। तो मैंने क्या किया है, m का वैल्यू 50 और 60 जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, दिस इज योर ग्लोबल, और a b जो है ये मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है, दिस इज क्वालिफाइड टू मेन फंक्शन। एक और ब्लॉक हमने इनर ब्लॉक के लिए एक और वेरिएबल क्रिएट होगा, दिस इज योर इनर ब्लॉक। इनर ब्लॉक के लिए दो अलग अलग वेरिएबल क्रिएट होंगे a एंड b। सो आप यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फॉर एवरी फंक्शन आपके अलग अलग वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं। सो दिस इज योर 30, this is your 40, this is your 10, this is your 20.
सो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हम इस ब्लॉक से बाहर जा रहे हैं तो ये ए और बी इनवैलिड हो जाएगा। जब हम इस ब्लॉक के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो ये ए एंड बी प्रिंट होगा। तो इसीलिए जब हमने इनर ब्लॉक के अंदर प्रिंट किया तो ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20 दे रहा है। ओके, जब हम मेन के अंदर प्रिंट किया तो ए इक्वल टू 30 और बी इक्वल टू 40 दे रहा है। ओके, सो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कंपाइल एंड रन में कर लेती हूँ डायरेक्टली, इसमें कोई एरर नहीं है, एरर 0 वार्निंग 0। अब देखो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20। ओके, क्योंकि फर्स्ट जो प्रिंटअप स्टेटमेंट है ये इनर ब्लॉक के अंदर है, फर्स्ट प्रिंटअप स्टेटमेंट। तो ये जिस ब्लॉक में है उस ब्लॉक में ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, तो ये हमने प्रिंट किया। सेकेंड जो प्रिंटअप स्टेटमेंट है वो है वैल्यू ऑफ एन, एम और एन प्रिंट करा रहे हैं। तो ये जो आपका एम और एन है ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसीलिए हम इसको कहीं भी एक्सेस करें ये एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 50 और 60 प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट जब हम इनर ब्लॉक से इनर ब्लॉक से बाहर आ रहे हैं, दैट मीन्स हम मेन फंक्शन के अंदर है बट ये इनर ब्लॉक से बाहर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए एंड बी जब प्रिंट करा रहे हैं तो ये 30 और 40 वैल्यू को ये लेगा, क्योंकि हम इस ब्लॉक से बाहर हो गए तो ये 10 20 इनवैलिड हो गया। तो इसीलिए ए इक्वल टू 30, बी इक्वल टू 40 ले रहा है। और यहाँ पे भी जब हम एम एन प्रिंट करा रहे हैं तो वो सेम एज 50 60 ले रहा है, क्योंकि ये बाहर डिक्लेयर है। तो इसी से हमें पता चलता है स्कोप मतलब वो कौन से ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर है या फिर कौन से फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर वो अगर मेन फंक्शन से बाहर है। तो दिस इज कॉल्ड एज, अगर मैं इसको कमेंट लाइन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। और ये जो डिक्लेरेशन है दिस इज योर, ये कमेंट लाइन दे के सिंगल लाइन कमेंट है, दिस इज योर लोकल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, और ये भी लोकल डिक्लेरेशन ही है, क्योंकि जब भी हम किसी ब्लॉक के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं वो लोकल डेफिनेशन ही होता है, लोकल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, सो इसको मैं सेव कर रही हूँ। अब आपको आई थिंक स्कोप समझ आ गया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? जस्ट चैट में आप लोग लिख सकते हो कमेंट अपना, आपको सही से समझ आ रहा है या फिर आपको दिक्कतें आ रही है। ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्वालिफायर। क्वालिफायर ये बताता है कि qualifier is the keyword which is used to modify the properties of a variable। वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होते रहता है उसका वैल्यू। दैट मीन्स हमने वेरिएबल, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वेरिएबल लिया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर a इक्वल टू 20। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं ना, लाइक a इक्वल टू a प्लस 10। ओके, सो इसको प्रिंट अगर करेंगे वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू परसेंटाइल d a, तो ये आपको क्या आउटपुट देगा बताओ, चैट बॉक्स में सब लोग बताओ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, जब हमने a क्रिएट किया तो a का वैल्यू हमने 20 इनिशियलाइज किया था। तो यहाँ पे मैं मॉडिफाई करके a के साथ 10 ऐड करी हूँ। सो a का वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू 20 था, इसमें हमने 10 ऐड किया, 20 प्लस 10 30 हो गया, तो ये 30 होगा। तो जब हम प्रिंट कर रहे हैं a का वैल्यू तभी a में क्या स्टोर है, 30 है। दैट मीन्स जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था बाद में हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम वेरिएबल कहते हैं, जो जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। तो ये है वेरिएबल का प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज। तो अगर हम इसको क्वालिफायर यूज करके
इस प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफायर। तो सी में आपका दो टाइप का मॉडिफायर है, एक कांस्टेंट, जिस वो एक कीवर्ड है तो इसको लिखा जाता है CONST, दूसरा है वोलाटाइल। तो ये दो आपके मॉडिफायर है। तो ये कांस्टेंट का बेसिकली क्यों यूज करते हैं, अगर हम किसी वेरिएबल को चाहते हैं कि इसका वैल्यू थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे, मतलब हम प्रोग्राम में इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मान लो a इक्वल टू अगर 20 लिया है तो a का वैल्यू 20 ही रहे, ये चेंज ना हो। तो इस उस केस में ये जो डेटा टाइप है उससे पहले हम CONST एक कीवर्ड यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 20 फिक्स हो जाएगा। अगर आप a को किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना चाहोगे, मॉडिफाई हम एस ऑपरेटर थ्रू भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली a को इनिशियलाइज किया था 20, a को मैं दूसरे वैल्यू इनिशियलाइज कर रही हूँ 40, मतलब पहले वो 20 था, अब मैं इसको 40 करना चाह रही हूँ, तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि मैं जो ओरिजिनल वैल्यू है a का, जो हमने डिक्लेयर करते वक्त दिया था, उसको मैं चेंज करना चाह रही हूँ और मैंने कंस्टेंट लगा रखा कि वो कांस्टेंट रहे, तो ये आपको एरर देगा। सो लेट अस राइट द प्रोग्राम और उसको हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं एक न्यू प्रोग्राम लिख रही हूँ, सी कंट्रोल N करके मैंने एक न्यू फाइल, सोर्स फाइल क्रिएट किए। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, ये मेरा प्रोग्राम हेडर फाइल है। मैं मेन फंक्शन डिक्लेयर कर रही हूँ, मेन फंक्शन, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर a दैट इज इक्वल टू 20। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ कि a इक्वल्स टू a प्लस 10 कर रही हूँ और इसको प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट ऑफ द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू परसेंटाइल d a, मैं a का वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है ना। अब भी इसको देखो, मैंने सेव किया, इसका नाम मैं क्या दूंगी, क्वालिफायर में दे देती हूँ, क्वालिफायर, क्वालिफायर एंड क्वालिफायर 2, ठीक है ना। ऑलरेडी मेरा क्वालिफायर कुछ प्रोग्राम है, तो सोर्स फाइल इसमें मैं सेव कर देती हूँ क्वालिफायर 2, तो नाम हो गया क्वालिफायर। अब इसको मैं प्रिंट कर रही हूँ, एग्जीक्यूट डायरेक्ट कंपाइल एंड रन कर रही हूँ, तो ये A30 दे रहा है, दैट मीन्स A का वैल्यू हमने चेंज किया। और अब मैं यहाँ पे भी एक प्रिंटअप डाल देती हूँ, इसी को ही मैं कॉपी कर लेती हूँ सो दैट आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ पे जब मैं A का वैल्यू प्रिंट करूंगी, मतलब पहले क्या था, द वैल्यू ऑफ A बिफोर, चेंज होने से पहले क्या था और चेंज होने के बाद क्या आ रहा है। देखो, चेंज होने से पहले 20 था और मॉडिफाई करने के बाद 30 हो रहा है, ओके ना। अब मैं इसमें कांस्टेंट क्वालिफायर यूज करती हूँ, CONST कांस्टेंट एक क्वालिफायर यूज करती हूँ, ओके। तो इस केस में मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ, देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। दैट मीन्स जैसे ही आपने कांस्टेंट क्वालिफायर लगाया एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करते वक्त, वो क्या होगा, रीड ओनली वैल्यू हो गया, मतलब आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो मॉडिफाई अगर कहाँ पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर इस लाइन को मैं ऐसे कमेंट लाइन दे दूं तो अब देखो क्या वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे दो प्रिंटअप, मतलब दो बार डिस्प्ले होंगे एक का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिफोर भी 20, आफ्टर भी 20, क्योंकि आपने आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ये रीड ओनली है, मतलब एक को सिर्फ आप रीड कर सकते हो। सो इसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल का जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है इसको हमने मॉडिफाई किया बाय यूजिंग ए कांस्टेंट क्वालिफायर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है दैट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वालिफायर इज योर वोलेटाइल।
बेसिकली वोलाटाइल हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते वक्त यूज नहीं लेते हैं। ये हम लोग जब कोई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग या फिर हम उसको हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने के लिए अब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं तब भी हम इसको यूज लेते हैं। इसका काम क्या है? अब इसका काम है volatile qualifier is used to create a variable whose value cannot be changed in the program explicitly. That means अगर किसी वेरिएबल को हमने volatile ले लिया है तो हम प्रोग्राम के थ्रू इसको explicitly चेंज नहीं कर सकते, बट इट कैन बी चेंज्ड बाय ओनली एक्सटर्नल डिवाइस एंड हार्डवेयर। मतलब किसी भी हार्डवेयर के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। ओके ना? बेसिकली ये पर्टिकुलर जो वोलाटाइल क्वालिफायर है ये आपको ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। ओके, कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको यूज होता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन मतलब ये आपका जो हम प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से जब मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तब हाई लेवल लैंग्वेज में जितने भी कोड्स लिखा हुआ रहता है उस कोड को कैसे भी करके ऑप्टिमाइज करके हम छोटा करते हैं। मतलब जैसे कि मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर a, ठीक है ना, दूसरा वेरिएबल लिया है इंटीजर b, बट प्रोग्राम में मैं सिर्फ b को ही चेंज कर रही हूँ, b इक्वल टू b प्लस 20 और b को मैं सिर्फ प्रिंट कर रही हूँ। प्रिंट ऑफ मेरा सिर्फ b के ऊपर है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं सिर्फ प्रिंट ऑफ कर रही हूँ b को, प्रिंट ऑफ परसेंटाइल d। तो इसमें भले ही मैंने a का डिक्लेयर किया है बट इसको मैं यूज नहीं ले रही हूँ प्रोग्राम में। तो जब वो क्या करता है, जब हम कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं तब हम उसको मॉडिफाई करके इतना छोटा बनाते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट लाइन्स है जिसमें प्रोग्राम का ओरिजिनल नेचर कुछ चेंज नहीं। अगर इसमें यहाँ पे मैं a को हटा देती हूँ तो इसमें कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ प्रिंट करा रहे b को, हमें b से मतलब है तो b नहीं हटना चाहिए। ओके, तो सिमिलरली हम प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करते हैं। ओके, तो ये जो कोड ऑप्टिमाइजेशन उसी को बोलते हैं। दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ योर कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो जब कोड ऑप्टिमाइज करते हैं, अगर किसी भी वेरिएबल को मैं अगर ये a के सामने अगर मैं वोलाटाइल लिख दूं तो ये वोलाटाइल में ये वाला लाइन आपका ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता है। मतलब आप एक्सप्लिसिटली ये लाइन को नहीं हटा सकते हो अगर आपने वोलाटाइल क्वालिफायर दिया है। ओके, सो आपको प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लिसिट नहीं चेंज कर सकते हो। बेसिकली हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में इसका यूज नहीं है, जस्ट ये एक टाइप है इसलिए मैंने मेंशन किया है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। नेक्स्ट, टाइप कास्टिंग इन सी। टाइप कास्टिंग होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है टाइप कास्टिंग, एंड इसका कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली टाइप कास्टिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है जब हम कोई भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सप्रेशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, लाइक y इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी मान लो, तो ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में जो भी हम ऑपरेंड्स यूज कर रहे हैं, तो ए बी सी आर ऑपरेंड्स, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन इज योर ऑपरेटर। तो इसमें जो ऑपरेंड्स यूज कर रहे हैं ये तीनों का टाइप सेम होना चाहिए। ओके, तभी जाके वो कैलकुलेट हो पाएगा। अगर इसमें से किसी एक का भी टाइप डिफरेंट हो देन कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। मान लो a इक्वल टू मैंने 10 लिया है, b इक्वल टू 5.7 लिया है, c इक्वल टू सम कैरेक्टर लिया है $। तो इस केस में कैलकुलेशन करना पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि आपको तीनों को एक डेटा टाइप में लाना पड़ेगा, तीनों को सेम टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दैट ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, तो इस टाइप के सिचुएशन में जब आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो और इसमें से जो भी ऑपरेंड्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट डेटा टाइप का है, तभी आपको टाइप कन्वर्सन करने की जरूरत पड़ती है। तो टाइप कन्वर्सन में आपका दो टाइप है, एक इम्प्लिसिट टाइप है, दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्सन इन योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इम्प्लिसिट कन्वर्सन में यूजर को या फिर प्रोग्रामर को कुछ करना नहीं पड़ता है। सो इम्प्लिसिट का मतलब ऑटोमेटिकली। सो
ऑटोमेटिकली मतलब कौन करता है ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली डन बाय द कंपाइलर। ओके, सो ऑटोमेटिकली डन बाय द कंपाइलर। तो कंपाइलर अपने आप करता है, तो कौन, आपको ये जानना पड़ेगा ऑटोमेटिकली जब कंपाइलर कन्वर्ट करता है एक डेटा टाइप टू दूसरे डेटा टाइप, आपको ये जानने की जरूरत है कौन सा डेटा टाइप कौन से डेटा टाइप को कन्वर्ट होंगे, है ना। तो दिस इज सर हायरार्की। हमेशा आपका डेटा टाइप क्या होता है, अपग्रेड होता है। मतलब कैरेट, ये जो हायरार्की दिया गया है, बुलियन डेटा टाइप आपका, बुलियन मतलब ट्रू नहीं तो फॉल्स, बुलियन हो सकता है कैरेक्टर को कन्वर्ट, कैरेक्टर हो सकता है शॉर्ट इंटीजर को, शॉर्ट इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर टू अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड टू लॉन्ग, लॉन्ग टू your long to unsigned long, then long to float। मतलब आपका जो डेटा टाइप का जिसका साइज छोटा है वो बड़े डेटा टाइप साइज के को कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दू, इंटीजर आपको फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर आपका 2 बाइट है, फ्लोट आपका 4 बाइट है। तो 2 बाइट टू 4 बाइट जब डेटा कन्वर्ट होता है तो इसमें 2 बाइट का कुछ लॉस नहीं होता है, वो 2 बाइट 4 बाइट में ऑक्युपाई हो जाएगा। तो जब इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्सन होता है तब आपका डेटा टाइप का अपग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो इसीलिए कैरेक्टर आपका शॉर्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, शॉर्ट इंटीजर इंटीजर में हो जाएगा, इंटीजर अनसाइंड इंटीजर में हो जाएगा। तो this is the way, this is the hierarchy in which your type conversion takes place। बट अगर मैं चाहूं, मेरे डिजायर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं टाइप कन्वर्सन अगर मेरे को चाहिए, दैट मीन्स मैं चाहती हूँ फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्ट हो, है ना, तो वो तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन में होगा नहीं, तो उस केस में हमें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन लेना पड़ेगा। ओके, सो ये कुछ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन के बारे में कुछ पॉइंट्स है, थोड़ा देख लेते हैं। इट इज डन बाय द कंपाइलर। ओके, ये इसीलिए जरूरत पड़ती है जब हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं और उसमें मोर देन वन डेटा टाइप है। ओके, इसमें ये टाइप कन्वर्सन इसीलिए टेक्स प्लेस होता है, इसमें प्रमोशन होता है। प्रमोशन जिसको मैंने बोला अपग्रेडेशन, मतलब स्मॉलर डेटा टाइप टू वो लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है। टू अवॉइड लॉस ऑफ डेटा, लॉस ऑफ डेटा तो होगी नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्ट होता है ना। तो जब इंटीजर 2 बाइट है तो 2 बाइट को अगर 4 बाइट में आप लेके स्टोर करोगे तो इसमें डेटा लॉस होने की नौबत नहीं आएगी। ओके, सो इम्प्लिसिट में क्या होता है, आपका डेटा प्रमोशन होता है, अपग्रेड होता है। सो इसमें ऑल डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल आर अपग्रेडेड टू डेटा टाइप विथ लार्जेस्ट डेटा टाइप, जो हमने बताया। ओके, और इम्प्लिसिट में आपका ओवरफ्लो हो सकता है। ओवरफ्लो का मतलब जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में भी ओवरफ्लो का टर्म यूज करते हैं। लाइक ओवरफ्लो मतलब आपने ये एक बकेट ले रखा है, इस बकेट में मान लो आप 5 लीटर पानी, इसका कैपेसिटी है 5 लीटर, 5 लीटर से अगर आप ज्यादा इसमें डालना चाहोगे तो ओवरफ्लो के नीचे गिर जाएगा। तो इसमें भी ओवरफ्लो का सिचुएशन आ सकता है। ओके, सो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन में आपका साइन भी लॉस हो सकता है। दैट मीन्स जैसे कि अगर आप साइंड इंटीजर को आप अनसाइंड फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो मान लो, ओके, तो साइंड इंटीजर में एक पर्टिकुलर इंटीजर का साइन बिट तो था ही। ओके, तो आपने जब उसको अनसाइंड में कन्वर्ट किया तो इसका साइन बिट लॉस हो गया। तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी, मतलब ये चेंजेस हो सकता है, साइन बिट लॉस हो सकते हैं, ओवरफ्लो हो सकता है। तो इसमें इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन में ये पॉसिबल हो सकता है। सो दिस इज, यू कैन से, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्सन। दिस इज एन एग्जाम्पल जहां पे हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन, दैट मीन्स वो कंपाइलर अपने आप कर लेता है कन्वर्सन। वो कैसे, हमने लिया है फ्लोट एक डेटा टाइप और फ्लोट एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप फ्लोट है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स और वाई को डिवाइड कर रहे हैं और उस रिजल्ट को हम ए में स्टोर कर रहे हैं।
तो नॉर्मली जब हम लॉन्ग हैंड डिवीजन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 ज्यादा हो रहा है तो 4 1 जा 4, तो 6 माइनस 4 इज 2। तो ये जो आपका है ये क्वोशेंट है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। हम ऑपरेटर में डिस्कस करेंगे कि ये दिस इज वन ऑफ द ऑपरेटर, ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक एग्जांपल है। दिस इज योर डिवीजन ऑपरेटर। ये जो स्लैश है ना, ये जो स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है या बैकवर्ड स्लैश है, कोई बता सकते हो? चैट में बताओ, ये फॉरवर्ड स्लैश है ये बैकवर्ड स्लैश है? चलो 10 सेकेंड्स जल्दी। सो दिस इज योर फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश क्योंकि ये सामने की तरफ झुका हुआ है, दिस इज योर फॉरवर्ड स्लैश। तो इस टाइप का सिंबल यूज जब हम करते हैं, दिस इज योर डिवीजन ऑपरेटर। हम ऑपरेटर में इसको फिर दोबारा रिविजिट करेंगे। दिस इज योर डिवीजन ऑपरेटर, ओके। डिवीजन ऑपरेटर में हमेशा आपका रिजल्ट देता है क्वोशेंट। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं 6 डिवाइडेड बाय 4, दिस विल गिव यू 1, ओके। एक और ऑपरेटर भी है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर, तो उसमें केस में वो आपको रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है। अगर मैं लिखूं 6 मॉडुलस 4, देन आउटपुट विल बी 2, ओके। सो यहाँ पे हम डिवीजन, दैट मीन्स हम दो इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं, बट जो रिजल्ट आ रहा है हम उसको फ्लोट में स्टोर कर रहे हैं। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या हो रहा है ना, एक डेटा टाइप हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट जब उसको स्टोर कर रहे हैं वो दूसरे डेटा टाइप में है। तो इन दैट केस आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर टू फ्लोट, तभी जाके वो हो सकता है। तो इंटीजर टू फ्लोट जब डेटा टाइप कन्वर्ट होता है तो आपको ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट है और फ्लोट 4 बाइट है, तो इसमें अपग्रेड हो रहा है डेटा टाइप। जहां पे अपग्रेडेशन की बात आती है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करा रहे हैं तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये जो आपका क्वोशेंट 1 है वो 1 को 1.00 फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट में जो आपका स्टैंडर्ड प्रिसिशन है वो 1, मतलब पॉइंट के बाद आपका 6 डिजिट ऑटोमेटिकली ले लेता है, ओके। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं कैसा हो रहा है। मैं एक न्यू प्रोग्राम लिख रही हूँ, इसमें मैं कंट्रोल एन कर रही हूँ। तो इसमें क्या है, एक प्रोग्राम में लिख रही हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, हेडर फाइल मैंने डिक्लेयर किया, void मेन फंक्शन में लिख रही हूँ। इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ फ्लोट मैंने क्या लिया है, फ्लोट y लिया है, एनी वेरिएबल ऑफ योर चॉइस, क्योंकि वेरिएबल का नाम तो आप अपने हिसाब से ले लेते हो ना। इंटीजर मैं क्या कर रही हूँ, a ले रही हूँ, a को मैं 6 इनिशियलाइज कर रही हूँ और b इक्वल टू 4 में ले रही हूँ, राइट। तो a और b को मेरे वैल्यू मिल गया, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, y इक्वल्स टू मैं लिख रही हूँ a डिवाइडेड बाई b। एवरी स्टेटमेंट शुड एंड विथ ए सेमीकोलन। देन मैं प्रिंट करा रही हूँ y को, प्रिंट द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज, मैं किसको प्रिंट कराऊंगी क्योंकि हमारा रिजल्ट y में स्टोर हो रहा है, इज परसेंटाइल d कॉमा y, ओके। दिस इज हाउ वी राइट प्रिंट अप स्टेटमेंट। अब इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम क्या दे, कन्वर्सन, इम्प्लिसिट कन्वर्सन, ठीक है ना। अब इसको मैं सेव करा रही हूँ, सेव, ओके। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, सॉरी परसेंटाइल f होगा, थैंक यू, क्योंकि ये फ्लोट है। एग्जीक्यूट में कराना चाह रही हूँ, कंपाइल हुआ, हाँ, इसमें एरर 0 वार्निंग 0 है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट रन करना चाह रही हूँ। सो रन में क्या हो रहा है, दिस इज गिविंग यू 1.00060, क्योंकि
ये डिफॉल्ट आपका योर फॉर्मेट स्पेसिफायर का डिफॉल्ट फॉर्मेट है। अगर मैं चाहती हूँ ये सिर्फ 1.0 दिखाए तो हम कैसे लिखेंगे इसको, बताओ, एनी आइडिया? इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कंपाइल एंड रन। देखो यहां पे मैंने 2.1 लिखा है, दैट मीन्स मैं चाहती हूं टोटल डिजिट मेरा 2 रहे, टोटल जो है डिजिट 2 रहे और डेसिमल के बाद 1 डिजिट रहे। तो मेरा आउटपुट जो आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरा आ रहा है 1, है ना। तो 1 को मैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कंपाइलर कन्वर्ट कर रहा है उसको 1 को 1.0। तो जब हमने कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ परसेंटाइल एफ लिखा था, तो वो डिफॉल्ट वाला 1.60 आ रहा था। अगर हम उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना चाहें, सो दिस इज, ये जो परसेंटाइल के बाद ये जो है टोटल हम कितना डिजिट चाहते हैं, टोटल मेरे को चाहिए 2 डिजिट, और जो फ्रैक्शनल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद मेरे को 1 डिजिट चाहिए। ओके, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे 7 डिजिट लिया है और मैं यहाँ पे फ्रैक्शन के बाद मैं चाह रही हूँ 2, है ना। अब इसको देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है, कंपाइल एंड रन। देखो ये क्या हो रहा है, जहां पे मेरे को टोटल 7 डिजिट चाहिए ना, बट मेरे पास है डॉट से पहले, ये जो डेसिमल पॉइंट से पहले मेरे पास 1 डिजिट है, तो रिमेनिंग डिजिट को ये क्या करेगा, 6, बाकी 6 ये 1 2 3, रिमेनिंग 4 जो डिजिट है उसको वो ब्लैंक स्पेस भर देगा। ओके ना, क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट हो गया, डेसिमल से पहले 1 डिजिट हो गया, टोटल 3 हो गया, बट हम यहाँ पे लिखे हैं 7, तो बाकी जो 4 अवेलेबल नहीं है तो उसको वो ब्लैंक स्पेस में भर देगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसमें क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन हो रहा है, क्योंकि ये इंटीजर टू फ्लोट में अपग्रेड हो रहा है तो इम्प्लिसिट हो गया। बट कुछ सिचुएशंस में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हमें जाना पड़ेगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन। सो दिस इज अनदर एग्जांपल, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। चलो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसको हम 10 डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किए हैं। एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है जिसको हम a दे रहे हैं। ओके ना, अब मैं क्या कर रही हूँ, x को y के साथ ऐड कर रही हूँ, तो x आपका इंटीजर है, y आपका कैरेक्टर है। तो इंटीजर और कैरेक्टर ऐड होने में, तो आप बता सकते हो चैट बॉक्स में, इंटीजर कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा या फिर कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट होगा, और इसको मैं स्टोर कर रही हूँ इंटीजर में। 10 सेकेंड्स, चलो जल्दी बताओ। I want to add 10 with a, so whether a will be converted to integer or 10 will be converted to character? If anyone is watching, please tell me. 10 seconds guys. ओके, सो क्या होता है ना, कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर का जो साइज है वो 1 बाइट है, इंटीजर का जो साइज है वो 2 बाइट है, तो कैरेक्टर आपका अपग्रेड होके इंटीजर हो जाएगा, राइट। तो ए जो कैरेक्टर है उसका ASCII वैल्यू उस जगह पे प्लेस हो जाएगा। तो ये क्या है, y में क्या स्टोर हो जाएगा, ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल a इज योर 97। ओके, तो 97 विल बी एडेड विथ 10, सो दैट विल गिव यू 107। ओके, सो 107 विल बी स्टोर्ड इन x बिकॉज x आपका इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पे जब हम x प्रिंट करेंगे, दिस विल गिव यू 107। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लोट में एक जेड वेरिएबल हम यहाँ पे आप डिक्लेयर भी कर रहे हो और कैलकुलेशन भी कर रहे हो। ओके, दिस इज, ये जो लाइन है, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ जेड विथ एवेल्युएशन, दैट मीन्स हम इसको एक्सप्रेशन एवेल्युएट भी कर रहे हैं, साथ साथ डिक्लेयर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लोट जेड, दैट मीन्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस 1.0। तो व्हाट इज द करेंट वैल्यू ऑफ एक्स, ये कैलकुलेशन होने के बाद एक्स का वैल्यू आपका क्या हो गया, 107 हो गया।
अब 107 के साथ 107 तो आपका इंटीजर वैल्यू है और इसके साथ हम 1.0 ऐड कर रहे हैं, तो 107 विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोट। तो 107 इज, अगर 107 ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट होगा देन दिस विल बी लाइक दिस, 107 के बाद 60। अब इसके साथ जब हम 1.0 ऐड करेंगे दिस विल बी 1.80, है ना। तो जेड हम हमारा 108.0 प्रिंट होना चाहिए। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसी में देख लेती हूँ मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी, या फिर मैं लिख लेती हूँ कंट्रोल एन, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ कंट्रोल एन, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ सो दैट मेरा टाइम कम लगे कोड। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, x10 ya, so integer x equals to 10, देन आपका कैरेक्टर y इक्वल्स टू a हमने लिया था, देन हम कैलकुलेट कर रहे थे दैट इज x इक्वल्स टू x प्लस वाई, और हम जेड एक वेरिएबल लिए थे दैट इज फ्लोट में, फ्लोट फ्लोट जेड, और जेड में हम कैलकुलेट भी कर रहे थे जेड इक्वल टू एक्स प्लस 1.0, यही था आई थिंक। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्रिंट करा रहे थे the value of x is the value of x and z is परसेंटाइल डी, x का तो परसेंटाइल डी होगा, z का परसेंटाइल एफ होगा। So this is x comma z, ओके। सो इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। दिस इज कंपाइल कर लिया, कोई इसको नाम दे देते हैं एक्सप्लिसिट प्रोग्राम, और इसको सी में सेव कर लेते हैं, सेव इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे एक इससे कॉमा एक्स्ट्रा लग गया था, अब इसको मैं सेव कर रही हूँ, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, एरर फ्री, वार्निंग फ्री, कंपाइल एंड रन में कर रही हूँ। आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ x इज 107, द वैल्यू ऑफ z इज 108। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन, ये सर नो चैट बॉक्स में बता दो। 19 विल बी इन ए, कैरेक्टर इनटू इंटीजर, ओके। ऑल ऑफ यू प्लीज चैट में बता दो क्लियर हुआ कि नहीं ये वाला टॉपिक, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कन्वर्सन। ओके, वेरी गुड। सो एक्सप्लिसिट कन्वर्सन में इम्प्लिसिट तो हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन में क्या होता है, आप किसी भी डेटा टाइप को किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका जो सिंटैक्स है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग, इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, और ये यूजर डिफाइंड है क्योंकि यूजर अपने चॉइस से किसी भी डेटा टाइप को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, हियर द यूजर कैन टाइप कास्ट द रिजल्ट टू मेक इट इनटू पर्टिकुलर टाइप। ओके ना, जो भी आपका एक्सप्रेशन एवेल्युएट होता है उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट को आप कौन सा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो आपको एक्सपेक्टेड डेटा टाइप देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मान लो y इक्वल्स टू x प्लस some variable, let it be x plus a,
ओके ना। x आपका इंटीजर है, y आपका सॉरी a आपका कैरेक्टर है, और इसमें क्या हो जाएगा, तो कैरेक्टर टू इंटीजर तो इम्प्लीसिट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट आप चाहते हो ये रिजल्ट आपका जिसमें कन्वर्ट हो ये आपका कैरेक्टर में स्टोर रहे, ओके ना। तो y जो हो वो कैरेक्टर हो, ओके। इम्प्लीसिट कन्वर्सन में कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंटीजर इंटीजर ऐड होके आपका रिजल्ट इंटीजर आएगा। बट मैं चाहती हूं y में कैरेक्टर आए, तो उस केस में आपको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन यूज करना पड़ेगा। वो कैसे लिखोगे, y इक्वल्स टू ब्रैकेट में कैरेक्टर फॉलोड बाय x प्लस a, ओके। सो आप इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया गया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन का। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 4 है, ओके। जब 6 को 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मली जब इंटीजर डिवीजन हम कर रहे थे, इंटीजर डिवीजन में हमारा डिवीजन ऑपरेटर क्या दे रहा था, डिवीजन ऑपरेटर हमें प्रोवाइड करा रहा था 6 डिवाइडेड बाय 4, हमें क्वोशिएंट दे रहा था दैट इज 1। बट इस केस में क्या हो गया, 6 जो हमने कन्वर्ट किया, इसमें एक्सप्लिसिट में हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो रादर देन, क्योंकि इसमें 6 डिवाइडेड बाय 4 में रिजल्ट तो हमें 1.5 आना चाहिए, लेकिन इंटीजर में क्या होता है, सिर्फ होल नंबर स्टोर होता है, तो ये जो 0.5 पार्ट है ना, ये अपने आप ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि इसको स्टोर करने का कोई तरीका नहीं है। इंटीजर में सिर्फ होल नंबर स्टोर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट स्टोर होने का कोई ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स 1.5 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0.5, तो ये आपका होल नंबर पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसीलिए रिजल्ट आपका 1 दे रहा था। बट जैसे ही हमने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन किया फ्लोट, तो जैसे ही डेटा टाइप आपका फ्लोट हो गया ए का, तो इसमें फ्रैक्शन स्टोर करने के लिए स्पेस बन गया, क्योंकि इंटीजर आपका 2 बाइट होता है ना, फ्लोट आपका 4 बाइट होता है 16 बिट कंपाइलर में। तो जैसे ही हमने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन किया फ्लोट, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट वो ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है, तो इसीलिए आपका रिजल्ट आएगा 1.5। अब इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम में करके देख रहे हैं, ओके। सो एक्सप्लिसिट में जो हमने इम्प्लिसिट वाला प्रोग्राम लिया था, इम्प्लिसिट कन्वर्सन, इसमें अगर मैं, ये इम्प्लिसिट था ऑटोमेटिकली हो रहा था, अगर इस केस में मैं फ्लोट लगा देती हूँ FLOAT, ओके, तो जो पहले 1 दिखा रहा था अब 1.5 दिखाने लगेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखो, नाउ दिस इज गिविंग यू 1.5, ओके। जो कि पहले अगर मैं इसको हटा देती हूं, देन इट विल गिव यू 1, दैट इज 1.0। आई थिंक अब क्लियर हुआ सब लोगों को, हाँ या ना, बता दो। ओके गुड। नेक्स्ट आपका एक एग्जाम्पल है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन का। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, दैट इज डबल एक्स। तो आई थिंक डबल सब लोग को याद है। डबल में क्या होता है ना, फ्लोट अगर आपका 16 बिट कंपाइलर में 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, डबल 8 बाइट, मतलब फ्लोट का डबल साइज है डबल। तो एक वेरिएबल हम लेना चाह रहे हैं दैट इज एक्स, जिसको हमने 1.2 वैल्यू दिया, ओके ना। अब हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं इंटीजर सम एक वेरिएबल है जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करना चाह रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, एक्स वैल्यू को 1 के, दिस इज 1, एक्स वैल्यू को 1 के साथ ऐड कर रही हूँ। तो एक्स जो है वो आपका डबल डेटा टाइप है ना। तो डबल डेटा टाइप को हम इंटीजर के साथ ऐड करके रिजल्ट जब स्टोर कर रहे हैं वो इंटीजर में ही स्टोर कर रहे हैं, ओके। तो इस केस में क्या होगा, हम डबल डेटा टाइप को डिग्रेड कर रहे हैं, तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्सन के थ्रू होगा ही नहीं। तो हम इसको इसीलिए टाइप कास्टिंग लगा रहे हैं ताकि एक्स आपका हो जाए डबल, एक्स जो डबल है वो आपका इंटीजर हो जाए, सो दैट इंटीजर के साथ ऐड होकर आपका रिजल्ट स्टोर हो जाए। तो 1.2 जब इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो वो रिजल्ट क्या होगा, 1 ही होगा, है ना,
क्योंकि उसका ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये ड्रॉप हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपका इंटीजर होल नंबर स्टोर करता है, तो 1 + 1 विल बी 2, तो सम विल बिकम्स 2। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, इसी में ही देख लेते हैं, या फिर एक और प्रोग्राम लिख लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर देती हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। तो इसमें हमने वेरिएबल एज इट इज रहने दो, वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका सिर्फ डेटा टाइप चेंज होने दो, दैट इज डबल। डबल का एक डेटा टाइप लिया है हमने, जिसको हमने वैल्यू 1.2 दे रहे हैं, और एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं जो कि सम है, और सम में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x+1 कर रहे हैं। ओके ना, इसको हम क्लियर कर देते हैं, और हम जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करा रहे हैं द वैल्यू ऑफ सम, वैल्यू ऑफ सम इज। ओके, तो वैल्यू ऑफ सम इज इंटीजर है, तो ये %d होना चाहिए। ओके, और हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, सम को प्रिंट करा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये क्लोजिंग, सॉरी ये हो गया। दैट मीन्स हम एक डबल वैल्यू लिए हैं, डबल वैल्यू के साथ 1 के साथ ऐड कर रहे हैं और इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो डबल वैल्यू इंटीजर के साथ ऐड हो रहा है, तो इम्प्लिसिट तो होगा ही नहीं, तो अब हम एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज इंटीजर, सॉरी इंटीजर, तो x इंटीजर हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं, explicit 2 सेव किया हमने, और इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कंपाइल एंड रन। देखो द वैल्यू ऑफ सम इज 2 दे रहा है। नाउ इज इट क्लियर? यस और नो? Please write down in the chat box, clear हुआ कि नहीं explicit type conversion, so that we can proceed further. Please. Okay. So next. तो आज का इतना टॉपिक डिस्कशन था, तो जो पहले हमने डिस्कस किया है उस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट आपको और क्लियर हो जाएगा। लाइक वेरिएबल, डेटा टाइप्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो इसको बेस करके मैंने 20 क्वेश्चंस डिजाइन किया है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों को साथ साथ आंसर देना होगा 10 सेकेंड्स पॉज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल नेम? इसमें से कौन सा वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है? जब वेरिएबल हमने डिस्कस किया था उसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। वेरिएबल का नाम हो सकता है, आपका अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, ओनली अंडरस्कोर। ओके ना, सो दैट मीन्स इट कैन बी कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 3। ओके, सो बट इट शुड स्टार्ट विद इधर अंडरस्कोर, नहीं तो अल्फाबेट। ओके, और आपका 32 कैरेक्टर्स तक आप वेरिएबल का नाम डिफाइन कर सकते हो, सॉरी 31 कैरेक्टर्स। और जो आपका वेरिएबल का नाम होगा वो कोई कीवर्ड या फिर रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका, आपके क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा आंसर होगा, जस्ट मेरे को बता दो। डी से स्टार्ट करते हैं। क्या हेलो एक वेरिएबल नेम हो सकता है? आंसर बताओ, अगर समझ आ रहा है देन आंसर बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। एनी वन ऑफ यू? आर यू लिसनिंग? ओके, चलो देखो, यहाँ पे अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है और ये 32 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर है, तो मतलब ये एक वैलिड वेरिएबल हो सकता है। हमें पूछा है कौन सा नहीं है इसमें से, ये एक वैलिड वेरिएबल है। ये भी स्टार्ट हो रहा है
ये भी स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेट से और ये 32 कैरेक्टर के अंदर अंदर है, ना इसमें कोई स्पेस है ना इसमें कोई स्पेशल सिंबल है, कुछ नहीं है, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। और ये भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है और ये 32 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई कोड नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये भी एक वैलिड कैरेक्टर है। तो ये भी एक वैलिड कैरेक्टर, ये भी एक वैलिड वेरिएबल है, बट हो सकता है, बट ये जो ऑटो है ना ये कीवर्ड है, तो कीवर्ड कभी आपका वेरिएबल नाम नहीं हो सकता है। तो आपको जो भी सी का 32 कीवर्ड्स है, अगर ये आपको याद होगा देन आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ऑटो इज ए कीवर्ड इन योर सी एंड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम, इसीलिए आपका आंसर ये है। और हमें यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल नेम। क्लियर? क्लियर है तो हाँ बताओ चैट बॉक्स में, एनी वन ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, so that we can proceed to next question. Okay, so the format identifier, इसको format specifier भी बोलते हैं। क्या आप बता सकते हो कि परसेंटाइल आई फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो कौन से डेटा टाइप के लिए हम यूज लेते हैं? एनी वन ऑफ यू? टेन सेकेंड्स पॉज करके क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो, अगर आता है तो आंसर दो, नहीं आता है तो नो बताओ, सो दैट मैं एक्सप्लेन करूंगी। हम आई थिंक थर्ड क्लास में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर डिस्कस किया था, अगर वो आप लोग नहीं देखे हो तो वो एक बार आप जाके देख लो। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम बेसिकली आपका इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करते हैं एक वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए। तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है कि वो वेरिएबल में डेटा जो स्टोर है वो किस फॉर्मेट में स्टोर है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, यहाँ पे मैं सम को डिस्प्ले कर रही हूँ, तो सम डिस्प्ले करने के लिए मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी लिया है क्योंकि ये सम मेरा इंटीजर है। तो अगर मैं इसको हटा दूं और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, अब देखना इसमें कोई आउटपुट शो नहीं हो रहा है, द वैल्यू ऑफ सम इज दिस, क्योंकि बिना फॉर्मेट स्पेसिफायर के वो आपका जो सम के अंदर जो भी वैल्यू कैलकुलेशन होने के बाद स्टोर हुआ वो उसको पहचान ही नहीं पा रहा है। सो इसमें इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में किसी भी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर देना जरूरी है। ओके, सो अब जैसे ही फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया वैसे ही आपका वैल्यू प्रिंट होने लग गया 2। ओके, सो फॉर्मेट स्पेसिफायर जरूरी है। तो हर एक वेरिएबल किस टाइप का डेटा टाइप का है उस डेटा टाइप के ऊपर आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर डिपेंड करता है, राइट। तो आपका कैरेक्टर के लिए आपका परसेंटाइल सी यूज होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, सो डबल के लिए क्या यूज होता है, कैन एनीवन से? डबल के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है, कैन एनीवन से? फ्लोट के लिए परसेंटाइल एफ, इंटीजर के लिए परसेंटाइल डी और परसेंटाइल आई दोनों यूज होता है। डबल के लिए परसेंटाइल लॉन्ग एल डी, स्मॉल एल स्मॉल डी यूज होता है। लॉन्ग डबल के लिए आपका यूज होता है परसेंटाइल कैपिटल एल डी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वेदर इट इज डबल और लॉन्ग डबल, तो जहां पे लॉन्ग वर्ड आपको मिलेगा लॉन्ग डबल तो यहाँ पे कैपिटल एल यूज होंगे। ओके, सो डबल के लिए तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर और फॉर्मेट आइडेंटिफायर परसेंटाइल आई किसके लिए यूज होता है, तो आपका आंसर होता है इंटीजर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज सॉर्ट इंटीजर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो सॉर्ट इज ए कीवर्ड, इंटीजर इज अनदर कीवर्ड। ओके ना, ये सॉर्ट इंटीजर क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्या वो बेसिक डेटा टाइप है, क्या वो क्वालिफायर है, या फिर सॉर्ट क्वालिफायर है और इंटीजर बेसिक डेटा टाइप है, या फिर ऑल ऑफ द एबव?
बताओ आंसर क्या होगा। अगर किसी को पता है तो आंसर बताओ काइंडली, क्योंकि क्वेश्चन इसीलिए मैंने डिस्कस रखा है इसमें, सो दैट आपको ज्यादा क्लैरिटी आए और आप लोग पार्टिसिपेट करो सही से। ओके, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। हमने जो बेसिक डेटा टाइप्स डिस्कस किया था, डेटा टाइप्स में, बेसिक डेटा टाइप्स में आंसर इज सी, वेरी गुड। और आंसर इज सी, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। बेसिक डेटा टाइप में आपका जो होता है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और वॉइड। बेसिक डेटा टाइप्स में ये पांचों आते हैं। जो आपका शॉर्ट है, लॉन्ग है, साइंड है, ऑन साइंड है, ये सारे आपका क्वालिफायर्स है। तो वो ये क्वालिफायर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप को जो साइज रिक्वायरमेंट्स है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, अगर इंटीजर आपका 2 बाइट है 16 बिट कंपाइलर में, तो शॉर्ट इंटीजर अगर हम लिखेंगे तो वो 1 बाइट का हो जाएगा। तो डेटा टाइप से पहले जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो साइन अनसाइंड हो, सो दीज 4 आर योर क्वालिफायर। तो दिस यही आंसर आपका है, शॉर्ट इज द क्वालिफायर एंड इंटीजर इज द बेसिक डेटा टाइप। जिन्होंने सही आंसर दिया है बहुत सही जा रहे हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, क्या वो 4 बाइट का है, क्या वो 8 बाइट का है, या फिर हम बता नहीं सकते हैं, या फिर वो कंपाइलर या फिर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। एनी वन ऑफ यू। सी है, वेरी गुड। सी इसलिए है क्योंकि हमने जब डिस्कस किया था डेटा टाइप, वो डेटा टाइप का जो साइज होता है ना, वो डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर, नहीं तो सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर। अगर हम 16 बिट कंपाइलर ले रहे हैं, 16 बिट कंपाइलर का एग्जांपल क्या है, टर्बो सी। टर्बो सी में आप देखना, अगर एक वेरिएबल, पता है आप लोगों को, एक वेरिएबल, एक डेटा टाइप का साइज चेक करने के लिए आप कोड भी लिख सकते हो। ओके, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरा सम एक इंटीजर डेटा टाइप का है ना। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि वो कितना बाइट ऑक्यूपाई करता है, कंट्रोल सी, तो इसके लिए साइज ऑफ एक ऑपरेटर है। तो यहां पे हम साइज ऑफ यूज करके कर सकते हैं, द स्टोरेज स्पेस occupied by sum is। ओके, तो मैं चाहती हूं कि सम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि सम मेरा वेरिएबल है और वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, जो भी आएगा मेरा 2 बाइट हो, 4 बाइट हो, 8 बाइट हो, जो भी आएगा वो मेरा इंटीजर में आएगा। तो परसेंटाइल डी बाइट। ओके, सो यहां पे मैं लिखूंगी साइज ऑफ ब्रैकेट में सम। ओके, क्योंकि सब मेरा इंटीजर टाइप का है। अब इसमें मैं चाहती हूं दोनों लाइन मेरा ये वाला स्टेटमेंट न्यू लाइन में दिखाए। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो आ जाएगा, सॉरी प्रिंट का ब्रैकेट मैंने क्लोज नहीं किया था इसीलिए वो एरर दिखा रहा है। अब कंपाइल किया, अब सही है। ओके, देखो, द वैल्यू ऑफ सम इज 2, दो स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सम इज 4 बाइट, क्योंकि डेव आपका 32 बिट का कंपाइलर है ना। तो अगर इसी चीज को मैं, ये सेम कोड अगर मैं टर्बो सी में लिखूंगी तो मेरे को ये 2 बाइट दिखाएगा। अगर मैं इसको जीसीसी कंपाइलर में लिखूंगी, जीसीसी कंपाइलर आपका 64 बाइट का है, तो उसमें भी आपका सम दिखाएगा 4 बाइट का। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ आप लोगों को, यस सर नो, बताओ। सो आपका जो भी डेटा टाइप है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो हम साइज ऑफ यूज करके बता सकते हैं। ओके, और वो डिपेंड करता है सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर, नहीं तो कंपाइलर के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस इसमें छोड़ दिया, गलती से टाइप में हो गया है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस विथ रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ डेटा टाइप। तो साइज ऑफ डेटा टाइप के हिसाब से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर देख के आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। आंसर ए। नितिन साहू आप ए बोल रहे हो, जरा ध्यान से चेक करो। ओके, नॉट इशू, हो जाता है, थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके चलो, आपने उपदेश सिंह आपने सी आंसर दिया है, समथिंग इनोसेंट रिगार्ड जिस नाम से हो वो सी आंसर दिया। एक्चुअली सी सही है, वो कैसे है हम बता देते हैं। कैरेक्टर आपका 1 बाइट लेता है, इंटीजर आपका डिपेंड करता है 2 बाइट है या फिर 4 बाइट है कंपाइलर के हिसाब से। फ्लोट आपका हमेशा 4 बाइट होता है, राइट, 4 बाइट। फ्लोट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्लोट हमेशा 4 बाइट का होता है। और आपका डबल जो होता है ना, ये आपका 8 बाइट का होता है। ओके, सो डबल 8 बाइट का है, तो कैरेक्टर का साइज 1 बाइट है, तो कैरेक्टर तो इंटीजर से छोटा है, सॉरी ये ग्रेटर देन सिंबल, तो कैरेक्टर 1 बाइट है, इंटीजर 2 बाइट है, क्या 1 बाइट 2 बाइट से ग्रेटर है? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। देन इंटीजर 2 बाइट है, कैरेक्टर 1 बाइट है, तो 2 बाइट 1 बाइट से बड़ा है, ये वाला ये पार्ट तो सही है। बट फ्लोट आपका 4 बाइट है। मान लो हम 16 बिट कंपाइलर रेफरेंस में चेक कर रहे हैं, तो क्या 1 बाइट 4 बाइट से ज्यादा है? नहीं है, तो ये वाला कंपैरिजन गलत हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट, कैरेक्टर 1 बाइट, इंटीजर 2 बाइट, डबल 8 बाइट, तो क्या 1 बाइट 2 बाइट से छोटा है? हाँ है। इंटीजर 2 बाइट 8 बाइट से छोटा है? हाँ है। तो ये दो कंपैरिजन सक्सेसफुली चल रहा है, तो ये वाला सही आंसर है। इसको भी चेक कर लेते हैं। डबल 8 बाइट 1 बाइट कंपैरिजन से बड़ा है? हाँ है, बट 1 बाइट 2 बाइट कंपैरिजन से बड़ा नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो आपका सही जो आंसर है वो सी है। अब क्लियर है आप लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक फंक्शन हमने ले रखा है मेन फंक्शन, और यहाँ पे जो डेटा टाइप हमने लिया है रिटर्न टाइप, वो इंटीजर लिया है। फंक्शन का अगर आप वॉइड लिखते हो तो रिटर्न टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगी वॉइड मेन, तो क्लोजिंग ब्रेस से पहले मेरे को रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे मैं वॉइड की जगह इंटीजर लिखती हूं, तो मैं इंटीजर रिटर्न करना चाह रही हूं, मेन फंक्शन का रिटर्न इंटीजर होगा, तो इसीलिए यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0। तो 0 एक इंटीजर वैल्यू है, तो 0 हम एक इंटीजर वैल्यू मेन फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, और कंपाइलर को पता है कि 0 मीन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ योर मेन फंक्शन। ओके, तो आप सोच रहे होंगे 0 की जगह मैम 1 क्यों नहीं ले, 2 क्यों नहीं ले, 3 क्यों नहीं ले, बट कंपाइलर को पता है, कंपाइलर को बताया गया है 0 मीन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, तो इसीलिए हम रिटर्न 0 लिखते हैं। ओके, तो इसको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत है, और 0 हम लिखते हैं क्योंकि 0 का मतलब है सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। चलो, मेन फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं मेन, दैट इज सेम एज फंक्शन नेम, मेन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे जब इस मेन को हम प्रिंट करा रहे हैं, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? क्या वो कंपाइल टाइम एरर देगा, क्या वो रन टाइम एरर देगा, क्या वो विदाउट एनी एरर रन कर जाएगा सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर, या फिर एक इन्फिनिट लूप में पहुंच जाएगा? आंसर इज क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज व्हाट? ए, compile time error. Any other? C. Okay.
आंसर इज सी, बिकॉज जो फंक्शन नेम है, क्योंकि मेन फंक्शन आपका लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है, मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन ही है, बस इतना डिफरेंस है बाकी यूजर डिफाइंड फंक्शन और ये वाला मेन फंक्शन के अंदर। इसमें बस डिफरेंस है कि कंपाइलर को पता है कि मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। बट ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो फंक्शन का नाम और वेरिएबल का नाम आप सेम ले सकते हो। तो यहाँ पे ये एक वेरिएबल का रूल क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि मेन एक कीवर्ड नहीं है, तो इसको आप वेरिएबल नेम ले सकते हो। और इसका फर्स्ट लेटर जो है वो अल्फाबेट है, फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेट है। तो ये सक्सेसफुली रन करेगा। अब मैं इसको रन करके दिखा भी देती हूँ आपको। लाइक अगर मैं एक न्यू फंक्शन लिखती हूँ, इंटीज, इसमें हेडर फाइल लिख देती हूँ हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन, फॉलोड बाय मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर मेन दैट इज इक्वल टू 6, 5 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। और प्रिंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज परसेंटाइल डी मेन। ओके, एवरी स्टेटमेंट सेमीकोलन के साथ एंड होना चाहिए। और इसमें रिटर्न मेन है, तो मेरे को रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ, मेन। ओके, मेन में मैं सेव कर रही हूँ। आप अपने चॉइस से किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। अब इसको मैंने कंपाइल किया, देखो एरर 0 वार्निंग 0 सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब मैं रन कर रही हूँ, 5 दिखा रहा है, क्योंकि मेन आपका एक वैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि मेन एक कीवर्ड नहीं है, मेन एक रिजर्व वर्ड नहीं है, और इसका अल्फाबेट जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अल्फाबेट है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज? आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर एक फंक्शन का नाम है, एक वेरिएबल का नाम है, एक मैक्रोस का नाम है, नेम ऑफ स्ट्रक्चर यूनियन है, या फिर सारा है? एनी वन ऑफ यू? व्हाट डू यू मीन बाय एन आइडेंटिफायर? Identifier in C language is it is used to identify। अगर हम वेरिएबल का नाम फ्लोट लेते तो होता नहीं, फ्लोट नहीं होगा, क्योंकि फ्लोट आपका कीवर्ड है ना, फ्लोट आपका कीवर्ड है बेटा। आप 32 कीवर्ड्स को एक बार 4-5 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो तो आपको पता चल जाएगा। इंटीजर, फ्लोट, ऑटो, जितने भी डेटा टाइप्स का नाम है ना, वो सारे कीवर्ड्स हैं। ओके, सो इसका आंसर डी है। सब लोगों ने सही आंसर दिया। चलो, आप लोग बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके चल रहे हो। सो आइडेंटिफायर का एक फंक्शन, ये आपका जो है फंक्शन आपका डिराइव डेटा टाइप है। वेरिएबल, ये एक वेरिएबल का नाम हो, चाहे फंक्शन का नाम हो, चाहे वो मैक्रो का नाम हो, चाहे स्ट्रक्चर का नाम हो, यूनियन का नाम हो, सबके सब आपका आइडेंटिफायर ही है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, इसीलिए इसका नाम आइडेंटिफायर ही है। ओके ना? मैक्रो आप लोगों को पता है, जैसे कि हम मैक्रो डिफाइन करते हैं कोई भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। प्रोग्राम में, मान लो मैं प्रोग्राम में पाई यूज करना चाहती हूँ, तो पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे मैक्रो में डिफाइन कर सकती हूँ। मैक्रो मतलब इसको मैं लिखूंगी हैज डिफाइन पाई 3.141। ओके, तो ये क्या हो गया?
ये मैक्रो डेफिनेशन हो गया, मतलब ये प्री प्रोसेसिंग होगा। प्रोग्राम रन एग्जीक्यूट होने से पहले, कंपाइल होने से पहले जहां जहां उसको पाई मिलेगा वो वहीं वहीं पे वैल्यू पुट कर देगा। लाइक आपका मेन फंक्शन में मान लो मेरा एक फॉर्मूला है कि मैं एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रही हूँ। वेरिएबल में कुछ नहीं लिख रही हूँ, सिंपली मैं लिख रही हूँ, आप समझ जाना। एरिया इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिखी हूँ, पाई इंटू आर इंटू आर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ये पाई का वैल्यू तब अगर मिलेगा तभी वो कैलकुलेट करेगा। मान लो आर का वैल्यू हमने पहले ले रखा है फ्लोट, मैंने ऑलरेडी आर का वैल्यू ले रखा है 3.4। ओके ना, तो आर को वैल्यू मिल गया है, मेरे को पाई का वैल्यू चाहिए कैलकुलेट करने के लिए एरिया। ओके, तो इस केस में क्या होगा, प्रोग्राम का कंपाइलेशन से पहले जहां जहां उसको ये वर्ड मिलेगा वो 3.141 डाल देगा। सो इट इज ए प्री प्रोसेसिंग स्टेप, मतलब प्रोसेस होने से पहले वो आपको डाल देगा। सो ये ऐसे कांस्टेंट हमने ले लिया है, तो कहीं कहीं पे भी उसको पाई वर्ड मिलेगा तो वो इसको रिप्लेस कर देगा। दिस इज योर मैक्रो। ओके ना, सो ये मैक्रो भी आपका एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पाई एक कांस्टेंट है और जिसका वैल्यू हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, what is the number of characters used to distinguish identifiers or name of the functions and global variable? Okay, that means कितना कैरेक्टर हम यूज लेते हैं एक फंक्शन को या फिर एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। 31 कैरेक्टर्स आपका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, सी प्रोग्राम्स आर यूज्ड इन। सी प्रोग्राम किस में यूज होता है, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सी। सी हम प्रोग्राम क्यों पढ़े, है ना? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में सी यूज होता है? ऑल द एबव, क्योंकि फर्स्ट सी प्रोग्राम जब डेवलप हुआ था ना, वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल प्रोग्राम लिखने के लिए ही यूज किए थे। वॉशिंग मशीन में जो आपका एम्बेडेड प्रोग्रामिंग है उसके लिए यूज होता है। फ्रीज माइक्रो ओवन में भी सी का यूज होता है। सो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। दिस इज योर आंसर। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। चूज करेक्ट स्टेटमेंट। ए कांस्टेंट वैल्यू डजंट चेंज, a variable value can change according to the needs. A constant can change its values. A variable have one constant value only. तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? ए, गुड, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है और वेरिएबल वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फाइंड ए फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसमें से कौन सा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ जल्दी जल्दी। आंसर ए। देखो, इसमें आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक है होता है नॉर्मल, जब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं 10.3, 41.7 ऐसे, है ना। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम लिख सकते हैं लाइक 4.17 इंटू 10 to the power 1। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, ये सेम एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। और इसके लिए हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, 4.17 ई मतलब इसका बेस E1। ये है आपका फ्रैक्शन, इसको मैंटिसा बोलते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं, है ना। तो जो बेस के लिए हम ई लिखते हैं, मांटिसा
ई एक्सपोनेंट। इसका फॉर्मेट ये है, मैंटिसा फॉलोड बाय ई फॉलोड बाय एक्सपोनेंट। तो देखो ये जो है उसी फॉर्मेट में है। इसका मतलब है 32.3 है ना, e to the power e 32.3 e9, so this is same as 32.3 into 10 to the power 9। ओके, इसका जो मतलब है 72.0 into 10 to the power 48। इसका मतलब है ये तो जैसे नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन की ऐसे ही, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट, चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट। आप एक काम करो, ये जो क्वेश्चंस है हम आई थिंक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें या फिर आज की क्लास में डिस्कस करें, बताओ। 20 क्वेश्चन है, हमने 12 क्वेश्चन तक डिस्कस किया है, 11 क्वेश्चन तक। जैसे बताओ, या फिर मैं इसको असाइनमेंट दे दूं सो दैट आप इसको टेलीग्राम ग्रुप में आप आंसर्स टुडे सॉल्व करें। ओके, वेरी गुड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सी कंपाइलर कन्वर्ट्स योर सी प्रोग्राम इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज। सी एडिटर अलाउज यूज टू टाइप ए सी प्रोग्राम, इट इज जस्ट लाइक ए नोटपैड। इसका आंसर क्या होगा बताओ। सी लैंग्वेज क्या करता है, सी कंपाइलर जो क्या वो क्या काम करता है, कंपाइलर का काम क्या है? आंसर क्या होगा इसका? देखो आंसर इसका करेक्ट स्टेटमेंट उसने पूछा है, सारे के सारे करेक्ट है। कंपाइलर आपका सोर्स कोड, सी प्रोग्राम में जो लिखते हैं वो सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये सही है। सी आपका मैंने बताया था ना, IDE। ओके, आईडी क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपका सब कुछ होता है, कंपाइलर भी होता है, आपका एडिटर भी होता है, आपका आउटपुट स्क्रीन भी होता है, कंसोल। ओके ना, आउटपुट स्क्रीन या फिर इसको कंसोल भी बोलते हैं। तो सबके सब जब मिक्स होके एक ही प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आईडीई। तो जो भी आपका सी कंपाइलर क्या काम करता है, सो सी प्रोग्राम सोर्स कोड टू मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सी का एडिटर क्या काम करता है, वो नोटपैड जैसा सा काम करता है जिसमें हम कोड लिखते हैं, इट इज जस्ट लाइक ए नोटपैड। कंसोल क्या करता है, जिसमें हम आउटपुट देखते हैं सी प्रोग्राम का। तो ये सारा का सारा ऑप्शन आपका सही है, तो योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड। रॉन्ग कीवर्ड कौन सा इसमें से रॉन्ग कीवर्ड है? देखो, स्टार्टिंग के कीवर्ड है, वाइल भी कीवर्ड है, ब्रेक भी कीवर्ड है, गो टू भी कीवर्ड है, स्ट्रोक्ड भी कीवर्ड है, साइंड भी कीवर्ड है, अनसाइंड भी कीवर्ड है। शॉर्ट, लॉन्ग, इफ, एल्स, रिटर्न, इनम, स्ट्रोक्ड, डू, ये सारे कीवर्ड है, बट कॉन्स्ट्रक्ट आपका कीवर्ड नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर होगा बी। कंस्ट्रक्ट आपका कीवर्ड नहीं है, कंस्ट्रक्ट को छोड़ के बाकी सारे कीवर्ड्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट, साइज ऑफ टर्बो सी और C++ कंपाइलर। C कंपाइलर का साइज कितना है? 16 बिट का है, ये था ना। अभी अभी जस्ट 2-4 बार मैंने बता दिया, दिस इज a 16 बिट कंपाइलर। यस और नो? आंसर करो। गुड। साइज ऑफ शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग इन टर्बो सी। शॉर्ट कितने बाइट का होता है? आई थिंक ये ऑप्शन गलत है आपका। इंटीजर आपका टर्बो सी में 2 बाइट का होता है, शॉर्ट इंटीजर होने से वो 1 बाइट हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। ओके, सो इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करके बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली टर्बो सी में आपका इंटीजर 2 बाइट का, फ्लोट 4 बाइट का, डबल 8 बाइट का, ओके ना,
तो इंटीजर 2 बाइट है तो शॉर्ट इंटीजर 1 बाइट होना चाहिए, तो इसमें ये ऑप्शन गलत है, इसको मैंने वेरीफाई नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं। रेंज ऑफ साइंड कैरेक्टर एंड ऑन साइंड कैरेक्टर, कैरेक्टर आपका 1 बाइट का होता है, 1 बाइट इज 8 बिट, तो 8 बिट में कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 2⁸ इज 256, तो साइंड है तो -128 to 127 रेंज होना चाहिए, अनसाइंड है तो 0 to 255 रेंज होना चाहिए। क्लियर? तो इसमें से जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है यही होगा। सो दिस इज योर ये -128 to 127, ये टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है, आंसर तो सी होगा। दिस इज -128 to +127 और दिस इज 0 to 255, हाँ दिस इज सॉरी यही है, -128 to +127 एंड 0 to 255। इसमें कुछ इसमें नहीं, ये तो सही है, तो अब समझ जाओ, मतलब यही होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट 17, साइन रिप्रेजेंटेशन में अगर लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है, साइन नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है वो साइन बिट होता है और रिमेनिंग बिट जो होता है ये आपका मैग्नीट्यूड होता है। दैट मीन्स अगर मैं +5 लिखूं तो प्लस होगा आपका साइन बिट और 5 होगा आपका मैग्नीट्यूड। तो अगर ये लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है तो पॉजिटिव नंबर ही या नेगेटिव नंबर? कैन एनीवन से? चलो, 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर, अगर ये साइन बिट है, दिस इज अ लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इफ इट इज 0 देन इट इज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मीन्स ओके, और इफ इट इज ए 1 देन इट इज ए नेगेटिव नंबर। सो 0 मीन्स इट इज पॉजिटिव नंबर। ओके, नेक्स्ट, तो देखो इसमें इसको हम ऑन साइन नहीं बता सकते, दो ऑन साइन नंबर इज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव, बट इसको हम ऑन साइन नहीं बता सकते क्योंकि ऑन साइन नंबर में कोई साइन बिट नहीं होता है, सारा का सारा मैग्नीट्यूड होता है। अगर साइन बिट प्रेजेंट है तो दैट इज साइन नंबर, और 0 है तो वो पॉजिटिव, 1 है तो वो नेगेटिव। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन साइज ऑफ फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल इन बाइट्स, बताओ। ये 16 बिट के कंपाइलर में पूछ रखा है, फ्लोट इज योर 4 बाइट, डबल 8 बाइट, लॉन्ग डबल 10 बाइट, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, रेंज ऑफ साइन लॉन्ग एंड ऑन साइन लॉन्ग, देखो कौन सा होगा इसमें, देखो लॉन्ग जो आपका डेटा टाइप है ना 4 बाइट का होता है, 4 बाइट इज योर 32 बिट, तो 32 बिट में रेंज में 32 बिट में कितना डेटा ऑक्युपाई करेगा, 2⁻32, तो साइंड में होगा -2⁻31 टू +2⁻31 -1, ये साइन नंबर का रेंज होगा। ऑन साइन में 0 to 2⁻32 -1 होगा, तो इसको कैलकुलेट करके यही वाला ऑप्शन आएगा सी। ओके, सो आप कैलकुलेट करके देख लेना, बस इतना ध्यान रखना कि सही से आप कैसे कैलकुलेट करोगे। साइन नंबर में क्या होता है ना, जनरलाइज फॉर्मूला है, अगर आपका n बिट रिप्रेजेंटेशन है तो -2⁻n-1 टू +2⁻n-1 ये साइंड में। ऑन साइंड में 0 to 2⁻n-1, दिस इज योर जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन फॉर साइन नंबर एंड ऑन साइन नंबर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग।
शॉर्ट एक क्वालिफायर है, लॉन्ग भी एक क्वालिफायर है जिसको हम इंटीजर के साथ लगा सकते हैं। तो ये सारा का सारा टाइप्स ऑफ इंटीजर में आ जाता है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। I think all of you are clear. By these, we end today's class. Hope you must have enjoyed the class. Thank you all. Bye.